हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सिर मिश्रा और करंट विद सिट के आज के करंट अफेयर्स सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ेस हैं, जैसे कि कॉफ़ी प्रमोशन डेवलपमेंट बिल आया है नया। फिर उसके अलावा फैमिली कोड अमेंडमेंट बिल एक नया आया है। एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी HIV से रिलेटेड है, ये एक न्यूज़ में है। फाइबराइजेशन और मंकी पॉक्स वायरस को लेके पहला स्टेप जो लिया गया है वैक्सीनेशन को लेके, वो ये सब हम लोग एक एक करके देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, आर्ट जिसको बोला जाएगा, बेसिकली दो ड्रग्स का शॉर्टेज चल रहा है इस टाइम पे इंडिया में। ठीक है, तो ये दोनों ही जो ड्रग्स हैं आप देख सकते हो यहाँ पर, इन दोनों की ही रिक्वायरमेंट बेसिकली HIV पॉजिटिव पेशेंट्स के लिए होती है। और ये क्या करते हैं, जो इम्यून सिस्टम है HIV से लड़ने की जो प्रतिरोधक क्षमता बनाता है, CD4 सेल्स जिनको बोलते हैं, इनको T सेल भी बोला जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो, T सेल भी इनको बोला जाता है और वाइट ब्लड सेल्स भी बोलते हैं इनको। बेसिकली एक टाइप का वाइट ब्लड सेल ही है ये। ठीक है, तो ये HIV से काउंटर करने में काफ़ी हेल्प करता है। यूजुअली ऐसे पेशेंट्स जिनका HIV, जो HIV पॉजिटिव होते हैं, उनका CD4 काउंट हमेशा लो रहता है, एज लो एज 200। यहाँ पर आप देख सकते हो 500 से 1600 नॉर्मल पेशेंट्स का होता है। ठीक है, छोटी सी न्यूज़ थी। नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं हम लोग। वैक्सीन डेवलपमेंट ऑफ मंकी पॉक्स वायरस। तो बेसिकली पहला स्टेप इसके रिगार्डिंग ले लिया गया है कि आइडेंटिफाई कर लिया गया है कि क्या स्ट्रेन्स जो है होते हैं ना, इसके वायरस के जो स्ट्रेन्स होते हैं, स्ट्रेन्स मतलब कि किस टाइप का वायरस है, कहाँ का बना है, वायरस के बारे में जानकारी मिल गई है। तो बेस्ड ऑन द टाइप इसको आइडेंटिफाई किया गया है। सेंट्रल दो टाइप के बेसिकली वायरसेस देखे जा रहे हैं, एक तो सेंट्रल अफ्रीकन ओरिजिन का लग रहा है और एक वेस्ट अफ्रीकन ओरिजिन का। ठीक है, अभी जो इम्पैक्ट बेसिकली चल रहा है वो वेस्ट अफ्रीकन वायरस का ज़्यादा लग रहा है। इसके अलावा ICMR के बारे में ज़रा सी जानकारी मैंने इसमें मेंशन की है, आप एक बार को ज़रूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं, फाइबराइजेशन। तो बेसिकली 5G स्पेक्ट्रम ऑक्शंस अभी रिसेंट में हाईलाइट हुए, उसमें फाइबराइजेशन के रिक्वायरमेंट के बारे में भी बात की गई। तो 5G सर्विसेज बेसिकली जो फाइबराइजेशन प्रोसेस है, ये बेसिकली है जैसे जो भी ऑप्टिकल फाइबर केबल्स का अभी अभी हम लोग कल जैसे डिस्कशन कर रहे थे कि ऑप्टिकल फाइबर केबल्स जो हैं, ये मिस्ट के स्कीम के थ्रू जो है इंटर यू नो कंट्रीज, मल्टी गवर्नमेंटल प्रोसेस है, जहाँ पर कई सारी कंट्रीज इकट्ठे मिलकर और 5G स्पेक्ट्रम आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते चले जा रहे हैं। ठीक है, फाइबर ऑप्टिक्स जो है फैलाते जा रहे हैं एक दूसरे से। तो फाइबर ऑप्टिक केबल्स जो हैं वो जब रेडियो टावर से कनेक्ट होती है तब वो प्रोसेस कंप्लीट होता है, तभी आपको इंटरनेट वगैरह की सुविधा मिल सकती है। और 5G नेटवर्क के लिए पर्टिकुलरली ऑप्टिकल फाइबर केबल्स इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, 4G और 5G के लिए बेसिकली। तो आप अब इसके इसमें और मैंने कुछ स्टैट्स जैसे ऐड किए थे कि US UK जापान के कंपैरिजन में इंडिया का जो फाइबराइजेशन रेट है वो बहुत कम है। ठीक है, तो 5G नेटवर्क जो इंट्रोड्यूस करना चाह रहा है इंडिया में, हमारी गवर्नमेंट करना चाह रही है इंट्रोड्यूस, उसमें सबसे बड़ा हर्डल तो यही है कि फाइबराइजेशन रेट बहुत स्लो है। सेकेंडली फंडिंग उसकी जो है वो बहुत कम है, बहुत ज़्यादा नहीं इसमें इस इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। पर अगर आप देखना चाहो तो 3 गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स इस समय वर्किंग है। एक तो अमेंडमेंट इन इंडियन टेलीग्राफ राइट ऑफ वे 2016, जिसके थ्रू एरियल ऑप्टिक फाइबर केबल्स का इंस्टॉलेशन थोड़ा सा इजी बनाया गया। इसके अलावा गतिशक्ति संचार ऑनलाइन पोर्टल, जिसमें जो इंडियन टेलीग्राफ राइट ऑफ वे है ना, इसके जो भी अप्रूवल्स वगैरह रहेंगे वो सब जो है और सिंप्लीफाई कर दिए गए हैं। मतलब कि जैसे जो भी कॉन्ट्रैक्टर्स वगैरह जहाँ पे भी ये सब फाइबराइजेशन प्रोसेस चल रहा है या 5G स्पेक्ट्रम जहाँ भी इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की जा रही है, तो उसके लिए जो कुछ भी प्रोसेसिंग वगैरह है उसको और इजी बनाया जा रहा है। इसके अलावा भारत नेट जो है वो फाइबर ऑप्टिक केबल्स को हर गांव से जोड़ने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो ये 3 प्रोसेस जो स्कीम्स हैं, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं, ये सब अभी प्रोसेस में है। नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं हम लोग। ड्राफ्ट कॉफ़ी प्रमोशन एंड डेवलपमेंट बिल 2022। तो बेसिकली ये 1942 यानी कि इंडिपेंडेंस के पहले का जो कॉफ़ी एक्ट था,
जिसमें बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन था, जो लेबर्स थे, जो वर्कर्स थे, फार्मर्स थे जो इसके, ठीक है, उन वो सब चीज़ें अब रिमूव कर दी गई हैं बेसिकली। और कॉफ़ी बोर्ड को और ज़्यादा एक्सपेंड किया गया है। एक्सपेंड किया गया मतलब अब उसमें सिर्फ प्रोडक्शन नहीं रहेगा, प्रोडक्शन के साथ रिसर्च, एक्सटेंशन, क्वालिटी इम्प्रूवमेंट, ये सब चीज़ों पर फोकस किया जाएगा। इसके अलावा देखिए, लेबर एक्सप्लॉयटेशन जो था अब वो ख़त्म करके उनके लेबर के इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जा रही है इसके थ्रू। तो बहुत ज़्यादा नहीं, पर आपके नॉलेज में एटलीस्ट इसमें ये होना चाहिए कि कॉफ़ी प्रमोशन डेवलपमेंट बिल आया है, और इसी के साथ कॉफ़ी का जो स्टैटिक पोर्शन है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। कौन से स्टेट्स में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी प्रोड्यूस होती है, इंडिया की क्या पोजीशन है वर्ल्ड में, आप देख सकते हो यहाँ पर कितने टाइप की कॉफ़ीज़ हैं, ये आप देख सकते हो। वर्ल्ड, एक बार को अगर वर्ल्ड पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखो तो आप देखोगे ये जो डार्क ब्राउन बेल्ट है ना, ये कॉफ़ी वाले रीजन है, यहाँ पर कॉफ़ी मोस्ट ऑफ द केसेस मिलती है। ठीक है, इंडिया के पर्सपेक्टिव में भी आप देख सकते हो। रेनफॉल, लोकेशन, क्लाइमेट, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं यहाँ पर। ठीक है, चलते हैं अगली न्यूज़ पर। तो फैमिली कोर्ट अमेंडमेंट बिल 2022 इंट्रोड्यूस किया गया अभी लोकसभा में। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा बहुत हम लोग देख लेते हैं। बेसिकली इससे पहले तक फैमिली कोर्ट एक्ट 1984 जो चल रहा था, अब अमेंडमेंट के थ्रू हिमाचल प्रदेश और नागालैंड को भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, अभी तक ये इंक्लूडेड नहीं थे। तो एक बार को देखते हैं फैमिली कोर्ट एक्ट है क्या, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि अमेंडमेंट बिल में क्या स्पेशल है। ठीक है, तो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फैमिली कोर्ट, ये जो इसका कॉन्सेप्ट था वो बेसिकली ये था कि जो भी मैरिज और फैमिली अफेयर से रिलेटेड जो कुछ भी जो डिस्प्यूट्स हो रहे हैं उनको स्पीडी और सिक्योरली सेटल किया जा सके, मतलब कि इनके लिए एक अलग बॉडी बना दी गई ताकि जो नॉर्मल सेशन कोर्ट्स वगैरह हैं उन पे ज़्यादा वर्कलोड ना आए, तो इसके लिए एक सेपरेट कोर्ट बनाया गया। ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, तो स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट के कंसर्न के साथ, उनके सहमति के साथ जो है जजेस को अपॉइंट करते हैं। वो सिंगल जज भी हो सकते हैं, मल्टीपल जज भी हो सकते हैं। ठीक है, और फैमिली कोर्ट्स के साथ तमाम सोशल वेलफेयर एजेंसीज भी कनेक्टेड रहती हैं, जैसे कि इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन जो एनजीओज वगैरह हैं, या कोई इंडिविजुअल चाहे तो उससे कनेक्ट होना चाहे तो इस तरह की मतलब वेलफेयर प्रोग्राम्स वगैरह इससे रिगार्डिंग अगर चलाना चाहें तो चला सकते हैं, जिससे कि जैसे मैरिज वगैरह से रिलेटेड अगर कुछ इश्यूज वगैरह किसी के यहाँ फैमिली में चल रहे हैं तो उनको रिजॉल्व करने के लिए, उनके बीच मीडिएटर बनने के लिए, वो सब चीज़ों के लिए ऑर्गेनाइजेशन वगैरह तमाम रहती है ना जो एक मीडिएशन कराते हैं, तो वो सब चीज़ें प्रोसेस हो सकें। अब फैमिली कोड अमेंडमेंट बिल में बेसिकली हिमाचल प्रदेश और नागालैंड इन दोनों को इंक्लूड किया गया है। इन दोनों जगह पे भी फैमिली कोर्ट सब सेटअप होंगे। ठीक है, जितना मुझे ध्यान है 7,000 के आसपास फैमिली कोर्ट्स अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं इंडिया में। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। तो बेसिकली टाइज स्कीम जो है वो है ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एक्सपोर्ट स्कीम इनिशिएटिव। यहाँ पर है क्या, एक्सपोर्ट को इम्प्रूव करने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जा रहा है, या जो इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव किया जा रहा है, मतलब एक्सपोर्ट को इम्प्रूव करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को जो डेवलप किया जा रहा है, जो इसका इम्प्रूवमेंट हो रहा है, ये टाइज स्कीम के अंडर में आता है। तो ये कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। ठीक है, और आफ्टर डिलिंकिंग द असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज स्कीम इन 2015, the state government had been consistently requesting the support of the center in creation of export infrastructure। तो बेसिकली बोला ये जा रहा है एसआईडी स्कीम 2015 में जो थी वो उसको डिस्कार्ड किया गया था। उसके बाद से तमाम स्टेट गवर्नमेंट जो थी वो रिक्वेस्ट कर रही थी कंटिन्यूसली सेंटर से कि एक एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाए, तो उसी के तहत जो है टाइज स्कीम को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। ठीक है, इंट्रोड्यूस किया गया था और अभी जो है उसको फंडिंग वगैरह प्रॉपरली दी जा रही है। ठीक है, स्कोप इसका क्या है, तो आप देखोगे बॉर्डर हाट्स हैं, तमाम हाट जो इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, आप लोग अगर सिटी में रहते हो
तो आप लोग ने देखा होगा मोस्ट ऑफ द कैपिटल्स में, स्टेट कैपिटल्स में इस तरह के हाट्स वगैरह बहुत सारे चलते हैं, ठीक है, जहाँ पर लोकल जो आर्टिशंस होते हैं वो ग्लोबल लेवल पे अपने प्रोडक्ट्स वगैरह को इंट्रोड्यूस कर पाते हैं, उनका प्रोडक्शन सेल्स वगैरह कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह मिलते हैं, ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। इसके अलावा लैंड कस्टम स्टेशंस, क्वालिटी टेस्टिंग्स, सर्टिफिकेशन लैब, कोल्ड चेन, ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ों का ना सिर्फ इंट्रोडक्शन हो रहा है बल्कि इनको इन्हेंस किया जा रहा है, इनको इम्प्रूव किया जा रहा है जिससे कि एक्सपोर्ट इम्प्रूव हो। ठीक है, इंडिया कोशिश कर रहा है कि एक्सपोर्ट इंडस्ट्री बने, ना कि इंपोर्ट इंडस्ट्री रह जाए। ठीक है, तो इसके लिए काफ़ी फंडिंग्स वगैरह इंट्रोड्यूस की गई हैं। इसके अलावा इन केस ऑफ प्रोजेक्ट लोकेटेड इन नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, हिमालयन स्टेट एंड जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जो ग्रांट है वो 50% से 80% हो जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट का असिस्टेंस जो है अभी तक 50-50 है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, है ना। वो जो है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, हिमालयन स्टेट्स और जम्मू कश्मीर लद्दाख, इनके लिए जो है 80% है टोटल। ठीक है, नेगेटिव लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स दैट विल नॉट बी कंसिडर अंडर दिस स्कीम: टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी, हाईवेज एंड पावर्स। ठीक है, ये सब जो है इंक्लूड नहीं होंगे बेसिकली इस स्कीम के तहत। इनके एक्सपोर्ट पर इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है उनके लिए सेपरेट स्कीम्स हैं, इस स्कीम के अंदर में उनको नहीं कंट्रोल वो किया जा रहा। और आज की लास्ट न्यूज़ जो है वो देखते हैं। तो वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे 28 जुलाई कल था ये, है ना। इसकी थीम इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ब्रिंगिंग हेपेटाइटिस केयर क्लोजर टू यू। जो छोटे एग्ज़ाम्स वगैरह होते हैं इनमें इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 28 जुलाई इंपॉर्टेंट हो जाती है हेपेटाइटिस डे के लिए। और हेपेटाइटिस क्या है ये एक बार को देख लेते हैं। इन्फ्लेमेशन ऑफ द लीवर एंड इरिटेशन और स्वेलिंग ऑफ द लीवर सेल्स फॉर फ्रॉम एनी कॉज। इट कैन बी एक्यूट और क्रोनिक। एक्यूट मतलब हो जाता है आपका जो शॉर्ट टर्म रहते हैं, और क्रोनिक होता है जो लॉन्ग टर्म आपके डिजीजेस होते हैं। तो शॉर्ट टर्म में जैसे इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर दैट प्रेजेंट्स विद सिकनेस, जॉन्डिस, फीवर, वॉमिटिंग। और क्रोनिक ऐसे इन्फ्लेमेशंस हैं जो लगभग 6 महीने या उससे ज़्यादा ऐसे चल रहे हैं, मतलब लंबे टाइम के लिए चल रहे हैं, तो वो क्रोनिक जो सिम्टम्स कहेंगे क्रोनिक सिम्टम्स होते हैं वो। ठीक है, इसके अलावा इनके कॉजेज़ क्या होते हैं। तो एक स्पेशल टाइप का वायरस होता है एक सेकेंड, हेपाटोट्रॉफिक, एक स्पेशल टाइप का वायरस है। ठीक है, इसके अलग अलग सब क्लासिफिकेशन से ABCDE 5 टाइप के हैं। ठीक है, इसके अलावा वेरिसेला वायरस जो चिकन पॉक्स कॉज करता है वो भी हेपेटाइटिस के लिए कभी कभी जिम्मेदार रहता है। ठीक है, इसके अलावा लिवर पे जो इम्पैक्ट और पड़ता है वो कोविड से भी पड़ता है। ड्रग अल्कोहल अब्यूज़ है, फैट बिल्डअप इन लिवर, ये सब चीज़ें भी कॉज कर सकती हैं हेपेटाइटिस। ठीक है, तो बेसिकली लिवर पे किसी भी तरह की जब इंजरी हो रही है तो उसमें कोई भी इस तरह का सिम्टम अगर आपको देखने को मिलता है तो वो ऑब्वियसली चिकन पॉक्स के थ्रू भी लिवर डैमेज होता है, तो जिम्मेदार वेरिसेला वायरस भी हुआ, है ना। हेपेटाइटिस इज द ओनली कम्युनिकेबल डिजीज वेयर मॉर्टेलिटी इज शोइंग एन इंक्रीजिंग ट्रेंड। तो इसीलिए ये थोड़ा कंसर्निंग हो जाता है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। ठीक है, आने वाले टाइम पे इस पे फोकस ज़्यादा रहेगा, तो ये अपने लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखिए हेपेटाइटिस ए और ई जो है सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ है, मतलब कि किसी स्पेशल टाइप की कोई ऐसे दवाई वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप खुद से ही ठीक होता जाएगा, आप बस कुछ प्रिकॉशंस लोगे अगर तो। पर बी और सी हेपेटाइटिस जो रहता है ये स्पेशली मेडिकेशन की ज़रूरत यहाँ रिक्वायर्ड होती है। ग्लोबल लेवल पे देखें तो 354 मिलियन लोग हेपेटाइटिस बी और सी से सफ़र कर रहे हैं, मतलब मेडिकेशन पर हैं। ठीक है, ए और ई का नहीं पता लगा सकते क्योंकि खुद से ही वो ठीक हो रहा है, तो उसका नहीं पता चल सकता। साउथ ईस्ट एशिया का अगर देखेंगे तो 20% ग्लोबल हेपेटाइटिस का जो बर्डन है, मतलब ग्लोबली जो हेपेटाइटिस फैला हुआ उसका 20% साउथ ईस्ट एशिया में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और इसके अलावा जो हेपेटाइटिस रिलेटेड जो डेथ हो रही हैं उनमें सिरोसिस और लिवर कैंसर, ये मेजर सिम्टम्स जो मेजर डिजीज़ हो रहे हैं हेपेटाइटिस के बाद, ये 95% लोगों में देखने को मिला है। ठीक है, इंडिया का अगर देखें तो इंडिया में यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत
हेपेटाइटिस का फ्री वैक्सीनेशन वगैरह ये सब प्रोवाइड किया जा रहा है इंडिया में, इसको इरेडिकेट करने के लिए। ठीक है, इंडिया में भी एक बहुत मेजर हेल्थ प्रॉब्लम है यहाँ हेपेटाइटिस, और इंटरमीडिएट टू हाई एंडेमिसिटी फॉर हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि हेपेटाइटिस बी ज़्यादा क्रिटिकल है सी के कंपैरिजन में, या ए ई सी के कंपैरिजन में हेपेटाइटिस बी ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है। ठीक है, एस्टिमेटेड 40 मिलियन क्रॉनिक एचबीवी इफेक्टेड पीपल। ठीक है, पॉइंट कि 40 मिलियन लगभग जो है, ये मतलब वर्ल्ड का 11% जो है ग्लोबल बर्डन जो बता रहे हैं, तो वर्ल्ड के 11% केसेस हेपेटाइटिस बी के इंडिया में है, समझ रहे हैं। तो इस वजह से इंडिया में भी इसके कंट्रोल के लिए काफ़ी बड़ी मुहिम चलाई जा रही है, और इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत फ्री वैक्सीनेशन प्रोवाइड किया जा रहा है हेपेटाइटिस बी के लिए। इसके अलावा जिन जिन के लिए प्रोवाइड किया जा रहा है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। एक सेकेंड, देखो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंडर में कौन कौन से डिजीजेस, कितने टाइप के डिजीजेस कवर हो रहे हैं, है ना, मतलब किन किन का इम्यूनाइजेशन फ्री है। तो आप देखोगे 1 2 3 4, होल्ड ऑन फॉर अ सेकेंड, हाँ, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, तो 12 टाइप के बेसिकली डिजीजेस को कवर किया जा रहा है, वैक्सीनेशन प्रोवाइड की जा रही है इनकी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो इसके अलावा आप देखोगे बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, थाईलैंड पहली ऐसी 4 कंट्रीज रहीं साउथ ईस्ट एशिया रीजन की। ठीक है, जो WHO के साथ मिलके हेपेटाइटिस बी कंट्रोल करने में काफ़ी हद तक सक्सेसफुल रही है ना, इरेडिकेट करने में, इसको कंट्रोल करने में। अभी इरेडिकेट तो नहीं हुआ पर कंट्रोल करने में कामयाब रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा ऑटोमेटेड कोरोना वायरस टेस्टिंग डिवाइस कोबास 6800 इसको लॉन्च किया गया था। ये भी जो है कोविड के अलावा हेपेटाइटिस बी और सी इनको भी डिटेक्ट कर सकता है ना, मतलब लीवर कितना डैमेज्ड है और किस वजह से डैमेज हो रहा है वो चीज़ देख जाएगा तो पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ आज का करंट अफेयर ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। नोटिफिकेशन आइकन ज़रूर दबा के रखिए जिससे कि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम अपडेट होता रहे। अभी मैं बहुत ज़्यादा रेगुलर वीडियोस नहीं अपलोड कर पा रहा हूँ, पर मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक से रेगुलर वीडियोस और एक से ज़्यादा वीडियोस अपलोड होंगे। मैं सोच रहा हूँ कि जो सिलेबस है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसको भी कवर करना स्टार्ट करूँ, स्टैटिक पोर्शन जो है। ठीक है, तो उसको भी स्टार्ट करने वाला हूँ बहुत जल्द ही। तो आप लोग प्लीज़ नोटिफिकेशन आइकन दबा के रखें जिससे आप लोग को नोटिफिकेशन अब मिलती रहे। इसी के साथ थैंक यू, हैव अ गुड डे।